बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के छोटे से गांव में, जहां की मिट्टी से सौंधी महक आती थी और बरगद के पुराने पेड़ अपनी शाखाओं से पूरे गांव को छांव देते थे, वहां पार्वती नाम की एक अत्यंत कोमल हृदय वाली महिला रहती थी। वह गांव पहाड़ों के नीचे बसा हुआ था, जहां सर्दियों की सुबह कोहरा इतना घना होता था कि इंसान को अपना ही हाथ नजर न आए। लेकिन पार्वती की दुनिया उसका छोटा सा बेटा आर्यन था, जिसकी मुस्कान में वह अपना पूरा संसार देख लेती थी। उस समय गांव की परिस्थितियां बहुत कठिन थीं, क्योंकि कई सालों से ठीक से बारिश नहीं हुई थी और सूखे की वजह से अनाज की कमी ने हर घर के चूल्हे को ठंडा कर दिया था। पार्वती का ससुराल एक कच्चा सा घर था, जहां की दीवारों पर गरीबी की दरारें साफ देखी जा सकती थीं। फिर भी वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश करती थी। उसके ससुर गांव के एक कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति थे, जो केवल पैसों और मान सम्मान को ही सब कुछ समझते थे, जबकि पार्वती के लिए केवल उसका बेटा ही उसकी एकमात्र पूंजी और जीने का सहारा था। गांव के कुएं पर जब औरतें पानी भरने आती थीं, तो अक्सर अकाल की बातें करती थीं, और उन बातों को सुनकर पार्वती का दिल दहल जाता था कि कैसे भूख इंसानों को पत्थर बना देती है। वह हमेशा अपने बेटे को सीने से लगाकर रखती थी, ताकि बाहरी दुनिया की कड़वाहट उस मासूम के कानों तक न पहुंच सके और उसे इस बात का आभास न हो कि घर में दाने दाने की किल्लत चल रही है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग गहरा नारंगी हो गया था, पार्वती के ससुर ने उसे आंगन में बुलाया और एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। उन्होंने बहुत ही रूखे स्वर में कहा कि हमने गांव के बड़े जमींदार से बहुत कर्ज ले रखा है और उसे चुकाने का अब केवल एक ही रास्ता बचा है कि एस वाज ओन्हा हम आर्यन को उनके घर पालने के लिए दे दें। पार्वती यह सुनकर सुन्न रह गई, क्योंकि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई दादा अपने ही पोते का सौदा कर सकता है, भले ही गरीबी कितनी भी भयंकर क्यों न हो। उसने बहुत मिन्नतें की और रो रोकर अपने ससुर के पैर पकली, पर उनके दिल पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए कर्ज चुकाना ममता से भरा था। ससुराल वालों का दबाव हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था, और वे उसे तरह तरह की धमकियां देने लगे थे कि अगर वह नहीं मानी तो वे बच्चे को जबरदस्ती ले जाएंगे। पार्वती रात भर जागती रहती और सोए हुए आर्यन के चेहरे को निहारती, यह सोचकर कि कल क्या होगा और वह अपने कलेजे के टुकड़े को इन भेड़ियों के हाथ कैसे लगने दे सकती है। गांव का माहौल भी अब उसके हक में नहीं था, क्योंकि लोग गरीबी के आगे इतने लाचार थे कि उन्हें दूसरों के दुख में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी और हर कोई अपने बारे में सोच रहा था। अंततः पार्वती ने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया कि वह खुद गांव छोड़कर चली जाएगी, ताकि कम से कम उसका बेटा सुरक्षित रहे और उसे किसी के हाथ बेचा न जा सके। जिस रात उसे गांव छोड़ना था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। पार्वती ने चुपके से अपने बेटे के माथे को चूमा। वह रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह पकड़ी गई तो उसका बचना मुश्किल होगा और आर्यन का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। उसने एक छोटा सा पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी मजबूरी और ममता का उल्लेख किया था, और उसे आर्यन के बिस्तर के पास एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया, ताकि कभी न कभी उसे सच का पता चल सके। उसने अपने शरीर के सारे गहने और जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वहीं छोड़ दिए और केवल अपने साथ अपनी यादें लेकर घर की दहली पार कर गई। गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चलते हुए उसका शरीर कांप रहा था और हर कदम उसे अपने बेटे से दूर ले जा रहा था। लेकिन वह जानती थी कि उसे दूर जाना ही होगा। वह उस रात गांव के मंदिर के पीछे वाले रास्ते से निकली, जहां पुरानी झाड़ियां और कांटेदार पेड़ थे, जिन्होंने उसके पैरों को लहूलुहान कर दिया था, पर उसे शारीरिक दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसे केवल उस मासूम चेहरे की याद आ रही थी, जो अब सो रहा था और जिसे शायद सुबह उठकर पता चलेगा कि उसकी मां अब उसके पास नहीं है। वह जैसे जैसे गांव की सीमा पार कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके प्राण ही खींच रहा हो। लेकिन ममता की रक्षा के लिए उसे यह बलिदान देना ही था।
अगली सुबह जब गांव में सूरज उगा तो पार्वती के गायब होने की खबर बिजली की तरह फैल गई और उसके ससुर ने तुरंत इस बात को घुमा फिराकर लोगों को बताया ताकि उनकी बदनामी न हो। उन्होंने पूरे गांव में यह शोर मचा दिया कि पार्वती एक उल्टा और मतलबी औरत थी जो अपने बेटे और परिवार को इस गरीबी में मरता हुआ छोड़कर किसी के साथ भाग गई है। नन्हा आर्यन जब सोकर उठा तो उसने अपनी माँ को पुकारा, लेकिन वहां केवल सन्नाटा था और उसके ससुर की गुस्से भरी आवाज थी जिसने उसे डरा दिया। गांव के लोग जो कल तक पार्वती की सादगी की कस्में खाते थे अब इस झूठी कहानी पर विश्वास करने लगे थे, क्योंकि उन्हें सच जानने में कोई रुचि नहीं थी। पार्वती अब बहुत दूर एक अनजान शहर की ओर बढ़ रही थी जहां उसे कोई नहीं जानता था और जहां उसे नए सिरे से अपने जीवन का संघर्ष शुरू करना था। उसके पास न रहने का ठिकाना था और न ही खाने के लिए कुछ, लेकिन उसके मन में बस एक ही संकल्प था कि वह इतनी मेहनत करेगी कि एक दिन अपने बेटे को वापस पा सके। वह हर पल ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि उसका बेटा सुरक्षित रहे और उसे कभी भी उस अपमान का सामना न करना पड़े जो आज वह सह रही थी। रास्ते में उसे कई भले और बुरे लोग मिले, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी ममता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, जिससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही। शहर की भीड़भाड़ और शोर शराबे में वह एकदम अकेली थी और उसे वहां का माहौल अपने शांत गांव से बिल्कुल अलग और डरावना लग रहा था। फिर भी वह रुकी नहीं। उसने एक छोटी सी धर्मशाला में शरण ली और वहां के बर्तनों को साफ करने का काम शुरू कर दिया ताकि उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके और वह जिंदा रह सके। हर रात जब वह सोने जाती तो उसे आर्यन की लौरी याद आती और वह फूट फूट कर रोती, लेकिन सुबह होते ही वह अपनी आंखों के आंसू पोंछकर फिर से काम में जुट जाती। वह जानती थी कि उसका यह वनवास बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन प्यार की लौ उसके दिल में हमेशा जलती रही जो उसे हारने नहीं देती थी। गांव में आर्यन अब बिना माँ के भरा हो रहा था और उसके कान में हर दिन यही जहर घोला जाता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई थी और वह एक बुरी औरत थी। उसके दादा उसे बार बार याद दिलाते थे कि अगर उन्होंने उसे सहारा न दिया होता तो वह सहक पर भीख मांग रहा होता, जिससे आर्यन के मन में अपनी माँ के प्रति नफरत बनने लगी। वह छोटा बच्चा जिसे कभी अपनी माँ की गोद सबसे सुरक्षित लगती थी, अब उस नाम से ही चिढ़ने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि वह उसकी हर मुसीबत की जिम्मेदार है। गांव के बच्चों ने भी उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया था, जिससे उसका स्वभाव धीरे धीरे चिटचिटा और गंभीर होता चला गया और वह अकेला रहना पसंद करने लगा। समय का चक्र बाही तेजी से घूमता है और गांव की गलियों में धूल उड़ती रही। मौसम बदलते रहे और पार्वती की यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं पर खत्म नहीं हुईं। पार्वती शहर में अब एक अनुभवी और समझदार महिला बन चुकी थी, जिसने अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत धन जमा कर लिया था और हमेशा गांव की खबरों का इंतजार करती थी। वह से दाज की दाज की दाज की 1 तक 30 वर्ष में दाज की 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 दाज कभी कभी गांव के पास से गुजरने वाले व्यापारियों से अपने गांव का हाल पूछती थी, पर वह कभी अपना असली नाम नहीं बताती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके ससुर उसे ढूंढ न लें। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी कि एक बार वह अपने बेटे को दूर से ही सही देख सके कि वह कैसा दिख रहा है और क्या वह खुश है। उधर आर्यन अब एक किशोर बन चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन रहता था जो किसी को भी दुखी कर सकता था, पर उसके घरवाले केवल काम की परवाह करते थे। उसके दादा ने उसे बचपन से ही कैजी मेहनत में झोंक दिया था ताकि वह कर्ज का बोझ उतार सके और उसे कभी भी बचपन का सुख नहीं मिल पाया। वह अक्सर गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठता जहां उसकी माँ उसे कभी लेकर जाती थी, पर उसे वहां केवल शांति मिलती थी, ममता का एहसास नहीं। उसे लगता था कि दुनिया में कोई भी उसका अपना नहीं है और प्यार केवल कहानियों में होता है, हकीकत में तो केवल स्वार्थ और धोखा ही मिलता है। पार्वती ने शहर में रहते हुए भी अपनी संस्कृति और संस्कारों को नहीं छोड़ा था और वह हमेशा गांव के रीति रिवाजों का पालन करती थी ताकि उसे अपने जुड़ाव का एहसास होता रहे।
उसने कई बार सोचा कि वह गांव जाकर सब कुछ सच बता दे, लेकिन फिर उसे वह भयानक रात याद आती जब उसे मजबूरन घर छोड़ना पड़ा था और वह डर जाती थी। उसे पता था कि जब तक उसके ससुर जीवित हैं और उनका प्रभाव है, उसे कोई भी गांव में पैर नहीं रखने देगा और शायद आर्यन भी उसे स्वीकार न करे। इसलिए उसने तय किया कि वह सही समय का इंतजार करेगी और तब तक खुद को और अधिक मजबूत बनाएगी ताकि वह अपने बेटे के सामने गरिमा के साथ खड़ी हो सके। गांव में अकाल का साया अब छंट चुका था और खेत फिर से हरे भरे हो गए थे, लेकिन लोगों के दिलों में जमी नफरत और गलतफहमियां वैसी ही बनी हुई थीं। आर्यन अब खेतों में काम करता था और वह गांव के सबसे मेहनती युवाओं में से एक माना जाने लगा था, जिसकी तारीफ बब्बे बब्बे लोग भी करते थे। जमींदार, जिसने कभी उसे अपने घर लाने की कोशिश की थी, अब उसकी मेहनत को देखकर उसे अपने पास बुलाने लगा था। पर आर्यन के मन में अमीरों के प्रति भी एक दूरी थी। उसे लगता था कि पैसों ने ही उसके परिवार को तोड़ा है, इसलिए उसे धन दौलत से ज्यादा लगाव नहीं था और वह बस अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता था। पार्वती को एक दिन पता चला कि उसके गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है और वहां दूर दूर से लोग अपनी वस्तुएं बेचने और खरीदारी करने के लिए आते हैं। उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है कि वह भी वहां जाए और शायद अपनी पहचान छिपाकर अपने बेटे की एक झलक देख सके, जिससे उसके दिल को सुकून मिले। उसने अपनी बचत से कुछ अच्छे कपड़े और उपहार खरीदे जो वह आर्यन को देना चाहती थी। भले ही वह उसे सीधे न दे पाए, पर वह उसे महसूस करना चाहती थी। उसने अपना वेश बदला और एक साधारण ग्रामीण महिला की तरह खुद को तैयार किया ताकि कोई उसे पहली नजर में पहचान न सके और वह सुरक्षित रहे। मेले के दिन गांव में बहुत रौनक थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे और चारों तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन पार्वती का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, जैसे वह कोई युद्ध लड़ने जा रही हो। वह गांव की सीमा पर पहुंची और उसने उसी मिट्टी को चूम लिया जहां से उसे कभी अपमानित होकर भागना पड़ा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने देखा कि गांव काफी बदल गया है। नए घर बन गए हैं और पुराने कुएं की जगह अब नल लग गए हैं। लेकिन उसकी यादों का गांव अब भी वही पुराना था। वह भी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसकी नजरें हर युवा चेहरे में अपने आर्यन को ढूंढने की कोशिश कर रही थीं, जो अब बड्ढा हो गया होगा। तभी उसे एक ऊंची कद काठी का युवक दिखाई दिया, जो अपनी गंभीर चाल और शांत चेहरे के साथ भीड़ के बीच से गुजर रहा था। और उसे देखते ही पार्वती का दिल चिल्ला उठा। उसे पहचानने में एक पल की भी देरी नहीं लगी, क्योंकि आर्यन की आंखें बिल्कुल उसके जैसी थीं, जिनमें गहराई और थोड़ा सा दर्द छिपा हुआ था। वह उसके पास जाना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी और कहना चाहती थी कि उसकी माँ कभी उसे छोड़कर नहीं गई थी। लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। उसने देखा कि आर्यन के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और वह एक रोबोट की तरह अपने काम में लगा हुआ था, जिसे देखकर पार्वती को बहुत दुख हुआ। पार्वती ने हिम्मत जुटाई और उसके करीब जाने की कोशिश की। तभी उसने सुना कि कुछ लोग आर्यन के बारे में बातें कर रहे थे कि वह बेचारा कितना अभागा है जिसकी माँ भाग गई थी। यह सुनकर पार्वती को बहुत गुस्सा आया और उसे लगा कि उसे अब और नहीं छिपना चाहिए। लेकिन वह जानती थी कि अभी सही समय नहीं आया है और वह अकेली पड़ जाएगी। उसने तय किया कि वह गांव के किसी पुराने और भरोसेमंद व्यक्ति से मिलेगी जो उसे सच्चाई बताने में मदद कर सके और जो आज भी उसे गलत न समझता हो। उसे अपनी पुरानी सहेली और बही बहन जैसी काकी की याद आई, जो हमेशा न्याय का साथ देती थी और जो पार्वती के चरित्र को अच्छी तरह जानती थी। वह चुपके से काकी के घर की ओर बाई, जो गांव के एक कोने में छोटा सा घर था, जहां अब भी वही पुरानी शांति और सादगी बनी हुई थी जैसी पहले हुआ करती थी। काकी आंगन में बैठी कुछ काम कर रही थी और जब पार्वती ने उनके पास जाकर अपना घूंघट थोड़ा उठाया तो काकी की आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके हाथ से सामान गिर गया। काकी ने उसे तुरंत गले लगा लिया और दोनों देर तक रोती रहीं, क्योंकि उनके बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी। बस एक दूसरे का दर्द महसूस करना ही काफी था।
काकी ने उसे बताया कि इन सालों में गांव में क्या क्या हुआ और कैसे उसके ससुर ने उसके खिलाफ झूठ का जाल बुना था, जिसने आर्यन के मन को जहर से भर दिया। पार्वती ने काकी को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह शहर में रही और कैसे उसने हर दिन अपने बेटे के लिए प्रार्थना की और अपने जीवन को फिर से संवारा। काकी ने उसे दिलासा दिया कि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता और अब जब वह वापस आ गई है तो वे मिलकर इस अन्याय का अंत करेंगे और आर्यन को उसकी मां वापस दिलाएंगे। उन्होंने योजना बनाई कि पार्वती अभी अपनी पहचान उजागर नहीं करेगी, बल्कि गांव में रहकर धीरे धीरे आर्यन का विश्वास जीतेगी और उसे सच्चाई के करीब लाएगी। पार्वती को काकी की बात सही लगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि आर्यन पर अचानक से कोई भावनात्मक बोझ पड़े जिससे वह और दूर हो जाए। उस रात पार्वती काकी के घर में ही रुकी और उसने बरसों बाद अपने गांव की हवा में चैन की सांस ली। हालांकि उसके मन में अभी भी बहुत सारी आशंकाएं और डर थे। उसे पता था कि आने वाला रास्ता कांटों भरा है और उसे अपने ही बेटे की नफरत का सामना करना पड़ेगा, जो किसी भी हथियार से ज्यादा नुकीला और दर्दनाक हो सकता है। पर उसे अपनी ममता पर पूरा भरोसा था और उसे यकीन था कि एक दिन वह आर्यन के दिल की बर्फ को अपनी आंखों की गर्मी से पिघला देगी। उसने सोते समय भगवान से शक्ति मांगी कि वह उसे इस कठिन परीक्षा में सफल होने का साहस दे और उसके परिवार को फिर से एक कर दे। अगले दिन की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन गांव के माहौल में अभी भी वही पुरानी कव्वाहट घुली हुई थी, जो पार्वती को चुनौती दे रही थी कि वह अपना स्थान फिर से प्राप्त करे। उसने काकी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और खुद को एक साधारण सेविका के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि गांव वाले उसे पहचान न सकें और वह उनके करीब रह सके। आर्यन भी अक्सर उसी रास्ते से गुजरता था और पार्वती उसे छिप छिप कर देखती, यह सोचकर कि कब वह दिन आएगा जब वह उसे माँ कहकर पुकारेगा। कहानी का यह पहला अध्याय एक बिछोह की पराकाष्ठा थी, जहां एक माँ ने अपने बेटे के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और अब वह वापसी के लिए तैयार थी। जैसे जैसे गांव में पार्वती की मौजूदगी के दिन बीतने लगे, धीरे धीरे हवाओं में एक अनजाना सा भारीपन महसूस होने लगा और लोगों के बीच कानाफूसी का सिलसिला शुरू हो गया। पार्वती, जो अब काकी के घर में एक साधारण काम करने वाली महिला के रूप में रह रही थी, हमेशा अपना चेहरा घूंघट से ढंक कर रखती थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। गांव के चौपाल पर बैठने वाले बुजुर्ग और कुएं पर पानी भरने वाली औरतें इस नई महिला के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे कि यह कौन है और यहाँ क्यों आई है। पार्वती का मन तब बहुत दुखता था जब वह देखती थी कि उसके अपने ही गांव के लोग उसके बारे में इतनी जिज्ञासा तो रखते हैं, लेकिन किसी के मन में उसके पुराने दुखों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। विशेष रूप से उसका देवर सोमेश, जो अब गांव का एक प्रभावशाली लेकिन लालची व्यक्ति बन चुका था, इस नई महिला की उपस्थिति से कुछ असहज महसूस करने लगा था। सोमेश को हमेशा से डर था कि अगर पार्वती कभी वापस आ गई तो उसकी संपत्ति और परिवार पर जो पक्का है वह ढीली पड़ जाएगी और उसका सारा झूठ सबके सामने आ जाएगा। उसने गांव में यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि यह महिला शायद कोई जादूगरनी या ठग है, जो सीधे साधे गांव वालों को लूटने के इरादे से यहां आकर छिपी हुई है। वह अक्सर काकी के घर के आसपास मंडराता रहता और अपनी तिरछी नजरों से पार्वती को देखने की कोशिश करता, लेकिन पार्वती बड़ी चतुराई से उससे बचकर निकल जाती। एक दोपहर जब पार्वती घर के बाहर अनाज सुखा रही थी, सोमेश वहां आया और बहुत ही कांवे स्वर में बोला कि इस गांव में अजनबियों के लिए कोई जगह नहीं है और उसे जल्द ही यहां से जाना होगा। पार्वती ने अपनी आवाज़ नीची रखी और बिना उसका चेहरा देखे बस इतना कहा कि वह केवल अपना पेट पालने के लिए मेहनत कर रही है और किसी का बुरा नहीं चाहती। गांव की गलियों में अब पार्वती के बारे में तरह तरह के किस्से मशहूर होने लगे थे और कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि इसकी चाल ढाल पुरानी पार्वती से मिलती जुलती है। यह सुनकर सोमेश और उसके ससुर के कान खजे हो गए और उन्होंने अपनी खरे किस्से बनाना करती है कि एक खजे तह के बारे में, कान खजे करती है कि गांव की गलियों में दान करती है कि गान खजे तह कि गान खजे
साजिशों को और भी तेज कर दिया ताकि उस महिला को गांव से बाहर निकाला जा सके। आर्यन, जो अब अपनी जवानी की दहलीज पर था, इन सब बातों से दूर रहने की कोशिश करता था, लेकिन उसके कानों तक भी ये अफवाहें पहुंच ही जाती थीं। उसे अपनी माँ से जुड़ी हर बात से नफरत थी, इसलिए जब भी कोई उस अजनबी महिला का जिक्र करता, वह अपना रास्ता बदल लेता या चुप हो जाता। एक दिन काकी ने आर्यन को अपने पास बुलाया और बहुत ही गंभीर स्वर में कहा कि बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर सुनी हुई बात सच नहीं होती। तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा करना सीखना चाहिए। काकी की यह सलाह आर्यन को समझ नहीं आई, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता देखकर वह कुछ पल के लिए सोच में पार गया कि आखिर वे उसे क्या संकेत देना चाह रही हैं। उधर पार्वती ने जमींदार के घर में काम करना शुरू कर दिया था, जहां आर्यन अक्सर अनाज पहुंचाने के लिए आता था, और यही वह जगह थी जहां वह उसे करीब से देख सकती थी। वह जानबूझकर ऐसे काम करती जिससे आर्यन की नज़र उस पर पड़े, जैसे कि उसके बचपन की पसंदीदा धुनों को गुनगुनाना या उसके रास्ते में वही फूल रखना जो उसे पसंद थे। आर्यन को इन छोटी छोटी बातों से एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी रूह को छूने की कोशिश कर रहा है, जिसे उसने कोशिश के दुनों ने सामन को सभी करती है सालों से बंद कर रखा था। सोमेश को जब पता चला कि पार्वती जमींदार के घर काम कर रही है, तो उसने जमींदार को भगाना शुरू किया कि यह महिला अशुभ है और इससे घर की शांति भंग हो सकती है। एक रात जब गांव में भारी बारिश हो रही थी और बिजली काक रही थी, पार्वती अपने कमरे में बैठी पुराने दिनों को याद कर रही थी। तभी उसे बाहर किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह लालटेन लेकर बाहर निकली और देखा कि सोमेश का एक आदमी नशे की हालत में कीचड़ में गिरा हुआ है और गांव वालों को गालियां दे रहा है। उसने उसकी 15 हर नशे की डाल है और दूसरे की बेचकर उसका मंद्र कर देच करते हैं और गांव वालों को गालियां दे रहा है। मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया और चिल्लाने लगा कि तुम वही भागने वाली औरत हो ना, जो अब वेश बदलकर वापस आई है। यह सुनकर पार्वती का दिल बैठ गया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी पहचान अब उजागर होने वाली है और उसका सारा प्रयास बेकार चला जाएगा। शुक्र था कि बारिश बहुत तेज थी और वहां कोई और मौजूद नहीं था, लेकिन उस आदमी की बातों ने पार्वती की रातों की नींद हराम कर दी थी। अगले दिन सुबह होते ही गांव में यह चर्चा फैल गई कि अजनबी महिला ने रात में सोमेश के आदमी के साथ बदतमीजी की है, जो कि पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी थी। सोमेश ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और गांव के मुखिया के पास जाकर शिकायत की कि यह महिला गांव की मर्यादा खराब कर रही है और इसे तुरंत दंड मिलना चाहिए। मुखिया एक समझदार व्यक्ति थे, लेकिन वे भी बहुमत के बाधा की मनीष का दबाव में रहते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि इस मामले की जांच की जाएगी और तब तक उस महिला पर पाबंदी रहेगी। काकी ने जब यह सुना तो वे आगबूला हो गईं और उन्होंने मुखिया से कहा कि बिना किसी सबूत के किसी गरीब महिला पर लांछन लगाना पाप है और वे इसके खिलाफ खड़ी होंगी। गांव अब 2 हिस्सों में बंटता नजर आ रहा था, एक जो सोमेश की बातों पर यकीन कर रहे थे और दूसरे जो पार्वती की सादगी से प्रभावित थे। इसी गहमागहमी के बीच आर्यन को भी पंचायत में बुलाया गया, क्योंकि वह भी उस घर का हिस्सा था जिसे कभी पार्वती ने छोड़ा था और उसकी राय मायने रखती थी। आर्यन जब पंचायत में पहुंचा तो उसने देखा कि वह महिला पार्वती एक कोने में सिर झुकाए खड़ी है और उसकी बातें एक से बात करती थी। पूरी देह कांप रही है, जिससे उसके मन में एक अजीब सी टीस उठी। उसने अपनी माँ के बारे में जो नफरत पाल रखी थी, वह उस पल के लिए कमजोर पड़ गई, क्योंकि उसे उस महिला की लाचारी में एक सच्चाई दिखाई दे रही थी। सोमेश ने चिल्लाकर कहा कि आर्यन, तुम बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी औरतों को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपना घर छोड़कर भाग जाती हैं? आर्यन कुछ देर चुप रहा और फिर उसने बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि सजा देने से पहले हमें सच की जद तक जाना चाहिए, न कि सुनी सुनाई बातों पर फैसला करना चाहिए। आर्यन की इस बात ने सोमेश को हैरान कर दिया, क्योंकि उसे उम्मीद थी
कि आर्यन सबसे पहले उस महिला को पत्थर मारेगा। लेकिन यह मामला उलटा पार रहा था। पार्वती ने जब अपने बेटे के मुंह से न्याय की बात सुनी तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए और उसे लगा कि उसकी परवरिश पूरी तरह बेकार नहीं गई है। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सोमेश ने अब एक नया पैंतरा चला और उसने एक फर्जी गवाह पेश किया, जिसने दावा किया कि उसने पार्वती को सालों पहले किसी और के साथ देखा था। यह एक बहुत बड़ा आरोप था जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया और पार्वती के पास अब चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह अभी अपनी असली पहचान नहीं बताना चाहती थी। काकी ने उसे इशारा किया कि धैर्य रखो, क्योंकि झूठ की दीवार कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह एक न एक दिन गिरती ही है। दिन बीतते गए और पार्वती पर पाबंदियां बत्ती गईं। उसे घर से बाहर निकलने और कुएं से पानी लेने तक की मनाही कर दी गई, जिससे उसे बहुत शारीरिक और मानसिक पीड़ा होने लगी। वह रात रात भर भूखी सोती थी, क्योंकि सोमेश के डर से कोई उसे राशन नहीं दे रहा था। केवल काकी ही थी जो छिपकर उसे थोड़ा बहुत खाना पहुंचा देती थी। एक दिन आर्यन ने देखा कि काकी चुपके से रात के अंधेरे में कहीं जा रही हैं, तो उसने उनका पीछा किया और पाया कि वे उस अजनबी महिला को खाना दे रही हैं। उसने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और गुस्से में पूछा कि आप उस औरत की मदद क्यों कर रही हैं जिसे पूरा गांव गुनहगार मान रहा है। काकी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि बेटा, दुनिया जिसे गुनहगार मानती है, जरूरी नहीं कि भगवान भी उसे वैसा ही देखे। एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। काकी के इन शब्दों ने आर्यन के दिल में एक हलचल पैदा कर दी और वह उस रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस वही महिला और काकी की बातें घूम रही थीं। उसे लगने लगा कि शायद कोई ऐसी खाई है जो उससे छिपाई जा रही है और जिसका संबंध उसकी अपनी माँ के गायब होने से है। उसने तय किया कि वह खुद इस बात का पता लगाएगा कि उस रात असल में क्या हुआ था जब उसकी माँ उसे छोड़कर गई थी और वह अजनबी महिला कौन है। उसने चुपके से अपने दादा के पुराने बक्से की तलाशी लेनी शुरू की, यह उम्मीद करते हुए कि शायद वहां कोई पुराना दस्तावेज या पत्र मिल जाए जो सच बता सके। उसकी तलाश रंग लाई और उसे बक्से के सबसे निचले हिस्से में एक लिफाफा मिला जो काफी पुराना और पीला पड़ चुका था, जिस पर उसकी माँ का नाम लिखा था। जैसे ही आर्यन ने वह पत्र खोला, उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसमें उसकी माँ की लिखावट थी जिसे वह बचपन में अपनी किताबों पर देखता था। पत्र में पार्वती ने विस्तार से लिखा था कि कैसे उसके दादा और चाचा ने उसे मजबूर किया था कि वह अपने बेटे को बेच दे ताकि कर्ज उतर सके, और कैसे उसने उसे बचाने के लिए खुद का बलिदान दिया। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे अपनी नफरत पर शर्म आने लगी, क्योंकि उसने इतने सालों तक उस माँ को कोसा जिसने उसके लिए अपना सब कुछ खो दिया था। उसे अब समझ आ रहा था कि वह अजनबी महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ पार्वती है, जो केवल उसे देखने के लिए इस अपमान को सह रही है। उसका खून खौलने लगा जब उसने सोचा कि सोमेश और उसके दादा ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है और उसे अपनी ही माँ के खिलाफ खड़ा कर दिया। वह तुरंत उस कमरे की ओर भागा जहाँ पार्वती ठहरी हुई थी, लेकिन रास्ते में ही उसे सोमेश मिल गया, जिसने उसका रास्ता रोक लिया और संदिग्ध नजरों से उसे देखने लगा। सोमेश ने आर्यन के हाथ में वह पत्र देख लिया और वह समझ गया कि अब खेल खत्म होने वाला है, इसलिए उसने उस पत्र को छीनने की कोशिश की। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी और शोर सुनकर गांव के कुछ लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, जो यह देखकर हैरान थे कि आर्यन अपने ही चाचा से लड़ रहा है। आर्यन ने पूरी ताकत से सोमेश को पीछे धकेला और चिल्लाकर कहा कि बस बहुत हो गया, अब और झूठ नहीं चलेगा। इस परिवार के असली दुश्मन आप लोग हैं, मेरी माँ नहीं। सोमेश घबरा गया, लेकिन उसने अपनी चालाकी नहीं छोड़ी और गांव वालों से कहा कि देखो, इस औरत ने मेरे भतीजे पर भी जादू कर दिया है और वह पागल हो गया है। तभी काकी वहां पहुंची और उन्होंने भी को चीरते हुए आगे आकर कहा कि पागल आर्यन नहीं, बल्कि तुम लोग हो जो सालों से एक माँ की ममता का गला घोंट रहे हो।
उन्होंने गांव वालों को बताया कि कैसे सोमेश ने पार्वती को भगाया था और कैसे उसने सालों तक आर्यन के मन में जहर भरा ताकि वह कभी सच न जान सके। लोग अब कानाफूसी करने लगे थे और सोमेश अब कानाफूसी करने लगे थे कि बातों पर उनका भरोसा कम होने लगा था, क्योंकि आर्यन जैसा शांत लड़का बिना वजह ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। पार्वती भी शोर सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गई थी और उसने देखा कि उसका बेटा हाथ में वह पत्र लिए खसा है और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। उसने अपना घूंघट हटा दिया और पहली बार पूरे गांव के सामने अपना चेहरा दिखाया, जिसे देखकर बूढ़े लोगों की यादें ताड़ा हो गईं और वे पहचान गए कि यह वही पार्वती है। पार्वती के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जो सालों के संघर्ष और दुख के बाद भी कम नहीं हुआ था, और उसने शांत भाव से अपने बेटे की ओर देखा। आर्यन दौड़कर उसके पास गया और उसके पैरों में गिर गया, रोते हुए माफी मांगने लगा कि उसने उसे पहचाना नहीं और उसे गलत समझा। पार्वती ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और दोनों माँ बेटे को इस तरह मिलता देख गांव के कई लोगों की आंखों में पानी आ गया। सोमेश अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वह चिल्ला रहा था कि यह सब एक नाटक है और यह महिला पार्वती नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल है। लेकिन अब उसकी बातों का असर नहीं हो रहा था, क्योंकि आर्यन के पास वह पत्र था जो चीख चीख कर पार्वती की बेगुनाही और सोमेश की गद्दारी की गवाही दे रहा था। गांव के मुखिया ने बीच बचाव किया और कहा कि कल सुबह पंचायत बैठेगी और इस मामले का पूरा फैसला होगा। तब तक कोई भी किसी पर हमला नहीं करेगा। सोमेश को पता था कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए उसने रात में ही गांव छोड़कर भागने की योजना बनाई ताकि उसे सजा न भुगतनी पड़े। उसने अपने कुछ वफादार साथियों को इकट्ठा किया और पार्वती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा ताकि वह गवाही न दे सके। लेकिन आर्यन अब सतर्क था और उसने रात भर अपनी माँ के दरवाजे पर पहरा दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे कोई छू भी न सके। वह रात बहुत लंबी थी और चारों तरफ एक तनावपूर्ण शांति छाई हुई थी, जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले का सन्नाटा होता है। पार्वती ने आर्यन को अपने पास बिठाया और उसे वह सब कुछ बताया जो उसने इन सालों में झेला था। हर वह दिन जब उसने उसे याद किया और हर वह रात जब वह रोई थी। आर्यन अपनी माँ के दुखों की कहानी सुनकर दंग रह गया और उसे एहसास हुआ कि एक माँ की ताकत दुनिया की हर शक्ति से बही होती है। उसने कसम खाई कि वह अब कभी अपनी माँ को खुद से दूर नहीं जाने देगा और जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया है उन्हें उनके कर्मों की सजा दिलाकर ही रहेगा। काकी भी उनके साथ बैठी थी और उन्हें इस बात की खुशी थी कि आखिरकार उनकी सहेली को उसका हक और उसका बेटा वापस मिल रहा है। गांव के कुछ और लोग भी अब उनके समर्थन में आने लगे थे, क्योंकि सच अब सूरज की रोशनी की तरह साफ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह जब पंचायत बैठी तो पूरा गांव वहां मौजूद था और हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि अब क्या मौन आएगा और सोमेश का क्या होगा। सोमेश को पकड़ा कर लाया गया क्योंकि वह भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था, जो कि उसकी सजा का पहला सबूत बन गया था। मुखिया ने पार्वती से कहा कि वह अपनी बात रखे और सबको बताए कि उस रात असल में क्या हुआ था और वह क्यों वापस आई है। पार्वती ने बहुत ही गरिमा और शांति के साथ बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ में कोई कवाहट नहीं थी, बस एक माँ का दर्द और सच की गूंज थी। उसने विस्तार से बताया कि कैसे गरीबी का फायदा उठाकर उसके साथ सौदा किया गया था और कैसे उसे अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया था। उसने अपने ससुर की ओर इशारा किया, जो अब शर्म से अपना सिर झुकाए बैठे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। गांव के लोग, जो अब तक सोमेश की बातों में आकर पार्वती को कोस रहे थे, अब अपनी आंखों में ग्लानि लिए उसे देख रहे थे और अपनी गलती का एहसास कर रहे थे। सोमेश अभी भी इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन जब मुखिया ने उसे पत्र दिखाया और गांव के अन्य गवाहों को बुलाया तो वह पूरी तरह टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने पार्वती को बदनाम करने के लिए कहानियां गई थीं ताकि वह आर्यन की जायदाद पर कब्जा कर सके और खुद मालिक बन सके। इस खुलासे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया और लोग सोमेश को नफरत भरी नजरों से देखने लगे।
जिन्होंने उसे अपना नेता मान लिया था। मुखिया ने अपना फैसला सुनाया कि सोमेश को उसकी धोखाधड़ी और एक निर्दोष महिला को बदनाम करने के जुर्म में गांव से निष्कासित किया जाता है और उसकी सारी संपत्ति पार्वती और आर्यन को सौंपी जाती है। इसके अलावा पार्वती के ससुर को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया, जिन्होंने अपने ही परिवार के साथ गद्दारी की थी और अपनी बहू का सम्मान नहीं किया। पार्वती ने हालांकि अपने ससुर को माफ कर दिया, क्योंकि वह कोई प्रतिशोध नहीं चाहती थी। वह बस अपने बेटे के साथ शांति से रहना चाहती थी। गांव वालों ने भी पार्वती से अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगी और उसे फिर से उसी सम्मान के साथ स्वीकार किया जो उसे सालों पहले मिलना चाहिए था। वह दिन गांव के इतिहास में एक मिसाल बन गया कि कैसे धैर्य और सच्चाई अंततः बुराई पर जीत हासिल करती है। इस भाग में हमने देखा कि कैसे अफवाहों का जाल बुना गया और कैसे एक माँ और बेटे के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सका और काकी जैसी नेक रूहों की मदद से पार्वती ने अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। सोमेश का असली चेहरा सबके सामने आ गया और आर्यन को अपनी माँ की ममता का मूल्य समझ में आया, जिससे उनकी कहानी में एक नया मोड़ आया। गांव की फिजा अब बदलने लगी थी और लोगों के मन में पार्वती के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई थी, क्योंकि उसने बिना किसी बदले की भावना के सबको माफ कर दिया था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से एक नए और उज्ज्वल भविष्य की शुरुआत होनी थी, जहां केवल प्यार और विश्वास का स्थान था। पंचायत का वह दिन गांव के इतिहास में हमेशा याद रखा जाने वाला था, क्योंकि उस दिन केवल एक फैसला नहीं हुआ था, बल्कि बरसों से दबे हुए सच की जीत हुई थी। पार्वती अब अपने पुराने घर में वापस आ गई थी, लेकिन यह घर अब वैसा नहीं था जैसा वह छोकर गई थी। दीवारों पर अब भी गरीबी के निशान थे, पर हवा में अब ममता की खुशबू घुली हुई थी। आर्यन अपनी माँ के एक एक शब्द को सुनकर स्तब्ध था और उसे अपनी उन बातों पर गहरा दुख हो रहा था जो उसने अनजाने में अपनी माँ के खिलाफ सोची थीं। उसने पार्वती का हाथ थाम लिया और कसम खाई कि अब वह उसे कभी अकेलेपन की आंच तक नहीं आने देगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। गांव की औरतें जो पहले ताने मारती थीं, अब पार्वती के आंगन में आकर बैठती थीं और उससे शहर की बातें और उसके धैर्य की कहानियां सुना करती थीं। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा सन्नाटा भी था, क्योंकि सालों का बिछोह इतनी जल्दी नहीं भरता और आर्यन के मन में अब भी कुछ सवाल बाकी थे जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। उसने अपनी माँ से पूछा कि वह इतने सालों तक कैसे जीवित रही और उसने कभी भी वापस आने की कोशिश क्यों नहीं की। क्या उसे अपने बेटे की याद नहीं आई? पार्वती की आंखों में आंसू आ गए और उसने आर्यन को पास बिठाकर बताया कि कैसे वह हर पल उसके लिए ततपती थी, लेकिन उसके पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह खाली हाथ नहीं आना चाहती थी। उसने बताया कि शहर में उसने एक छोटे से कारखाने में दिन रात काम किया ताकि वह कुछ पैसे बचा सके और एक दिन अपने बेटे को वह जीवन दे सके जो उसके दादा नहीं दे पाए। पार्वती की इन बातों ने आर्यन के दिल के उन कोनों को भी पिघला दिया जहां अब भी थोड़ी बहुत कवाहट और शंका बची हुई थी। उधर सोमेश गांव से निकाल दिए जाने के बाद पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसके मन में बदले की आग अभी भी धधक रही थी और वह ताक में था कि कैसे पार्वती की खुशियों को ग्रहण लगाए। उसने गांव के पास वाले जंगल में अपना डेरा डाल लिया था और वहां के कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर फिर से एक नई साजिश रचने की योजना बना रहा था। उसे पता था कि गांव वाले अब पार्वती के साथ हैं, इसलिए वह सीधे तौर पर कुछ नहीं कर सकता था, पर उसे कमजोरी का पता था और वह कमजोरी आर्यन था। काकी ने एक शाम पार्वती को सचेत किया कि सोमेश को जंगल की तरफ देखा गया है और वह शांत बैठने वाला इंसान नहीं है, इसलिए उन्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पार्वती को अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन आर्यन का नाम सुनते ही उसका कलेजा कांप उठा और उसने अपने बेटे को घर से बाहर अकेले न जाने की हिदायत दी। गांव में अब धीरे धीरे खेती का काम फिर से जोर पखाने लगा था और आर्यन अपने खेतों में पसीना बहाता था
ताकि वह अपनी माँ को वह सुख दे सके जिसका वह हकदार थी। एक दोपहर जब आर्यन खेत से वापस आ रहा था, उसे रास्ते में सोमेश का एक पुराना साथी मिला जिसने उसे झांसा दिया कि उसके पिता का कुछ पुराना धन एक गुप्त जगह पर छिपा हुआ है। आर्यन, जो अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए बेताब था, उसकी बातों में आ गया और बिना किसी को बताए उस व्यक्ति के पीछे जंगल की ओर चल दिया। पार्वती को जब घर पर आर्यन नहीं मिला तो वह बेचैन हो गई और उसने काकी को बुलाया, जिन्होंने बताया कि उन्होंने आर्यन को उस संदिग्ध व्यक्ति के साथ जाते देखा था। पार्वती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह जानती थी कि यह सोमेश की एक सोची समझी चाल है ताकि वह आर्यन को नुकसान पहुंचा सके। जंगल के गहरे अंधकार में आर्यन को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था, क्योंकि वह रास्ता भटक चुका था और वह व्यक्ति भी कहीं गायब हो गया था जो उसे यहाँ लाया था। तभी जाजियों के पीछे से सोमेश अपने साथियों के साथ बाहर निकला और उसके चेहरे पर एक वहशी मुस्कान थी जो किसी शिकारी की तरह लग रही थी। सोमेश ने चिल्लाकर कहा कि तूने और तेरी माँ ने मुझे गांव से निकलवाया, अब तू जिंदा नहीं बचेगा और तेरा सारा घमंड इसी मिट्टी में मिल जाएगा। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी और उसने बहादुरी से सोमेश का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला था और वे लोग संख्या में ज्यादा थे, जिससे वह घिर गया। उसे अब अपनी माँ की याद आ रही थी और वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि काश वह अपनी माँ की बात मान लेता और घर से बाहर न निकलता। ठीक उसी समय गांव के लोग लाठियां और मशालें लेकर जंगल की ओर पहुंच गए, क्योंकि पार्वती ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया था और वह खुद सबसे आगे चल रही थी। पार्वती की ममता ने उसे एक शेरनी जैसी ताकत दे दी थी और वह चिल्लाते हुए जंगल में आर्यन का नाम पुकार रही थी, जिसकी आवाज सुनकर सोमेश के हाथ कांपने लगे। गांव वालों को आता देख सोमेश के साथी डरकर भाग गए और सोमेश अकेला रह गया, जिसे आर्यन ने मौका पाकर धक्का दिया और अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ा। पार्वती ने अपने बेटे को सुरक्षित देखा तो उसने उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के झरने बहने लगे, जबकि सोमेश को गांव वालों ने चारों तरफ से घेर लिया। मुखिया ने सोमेश को चेतावनी दी कि अगर वह दोबारा इस गांव या पार्वती के परिवार के आसपास भी दिखा तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और कहीं सजा दी जाएगी। इस घटना के बाद गांव में पार्वती का सम्मान और भी बढ़ गया, क्योंकि लोगों ने देखा कि कैसे एक अकेली मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए मौत के मुंह में भी कदम रख दिया। आर्यन ने अपनी मां के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि उसने उसकी बात नहीं मानी और लालच में आकर अपनी जान खतरे में डाल दी थी, जिससे उसे एक बड़ा सबक मिला। पार्वती ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, असली धन मेहनत और सच्चाई में होता है, किसी गुप्त खजाने या छल कपट में नहीं। और अब हमें केवल भविष्य की ओर देखना चाहिए। काकी ने भी इस बात का समर्थन किया और कहा कि अब इस परिवार पर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि पूरा गांव अब इनके साथ खड़ा है और बुराई का अंत हो चुका है। गांव की फिजा अब फिर से शांत हो गई थी और लोग गांव की सीह अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। लेकिन पार्वती की बहादुरी की चर्चा हर घर में हो रही थी। उस रात घर के आंगन में बैठकर पार्वती ने आर्यन को बताया कि कैसे वह शहर में रहकर भी गांव की हर रस्म को याद करती थी और कैसे उसने उसके लिए खिलौने जमा किए थे जो वह ला नहीं सकी। आर्यन ने अपनी माँ की उन पुरानी यादों को सुना और उसे महसूस हुआ कि बिछोह के उन सालों में भी उसकी माँ कभी उससे अलग नहीं हुई थी। वह हमेशा उसकी यादों में जिंदा थी। उसने तय किया कि वह अपनी मेहनत से उस पुराने घर को फिर से एक महल जैसा बनाएगा, जहां उसकी माँ रानी की तरह रहेगी और उसे फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्वती मुस्कुरा दी और उसने कहा कि उसके लिए सबसे बाहर गार से करने की बात अलग अपनी परी से और बाहर गार से और उसकी काम अपनी मेहनत। सुख उसका बेटा है और वह महल में नहीं, बल्कि उसके साथ इस कच्ची झोपड़ी में भी उतनी ही खुश है। उनकी बातें देर रात तक चलती रहीं और आसमान के तारे भी जैसे उनकी इस खुशी में शामिल होकर चमक रहे थे। अगले कुछ हफ्तों में गांव का माहौल और भी खुशनुमा हो गया, क्योंकि फसल कटने का समय आ गया था और आर्यन के खेत में सबसे अच्छी पैदावार हुई थी।
जिसे देखकर सब दंग थे। पार्वती खुद खेतों में जाकर आर्यन की मदद करती थी और वह उन पुराने दिनों को याद करती थी जब वह पहली बार इस गांव में बहू बनकर आई थी और सब कुछ कितना सुंदर था। गांव के लोग अब पार्वती को गांव की मां कहने लगे थे, क्योंकि वह हर किसी के दुख सुख में शामिल होती थी और अपनी समझदारी से सबकी समस्याओं का समाधान करती थी। उसने काकी के साथ मिलकर गांव की लड़कियों को ऐमान की जरूर करे के लिए एक छोटी सी सिलाई पाठशाला भी शुरू की, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें और उन्हें कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। पार्वती का जीवन अब एक उद्देश्य के साथ जो गया था और उसे वह आत्मसंतुष्टि मिल रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आर्यन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका वह चिटचिटा स्वभाव अब विनम्रता में बदल गया था और उसकी आंखों का वह सूनापन अब चमक में तब्दील हो गया था जो सबको अपनी ओर खींचती थी। उसने अपनी मां की सलाह पर गांव के पुस्तकालय में फिर से जाना शुरू किया और अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने का मंतव्य बदल गया था बनाया, ताकि वह समाज के लिए कुछ बहा कर सके। पार्वती को अपने बेटे की इस प्रगति पर बहुत गर्व था और वह हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करती थी कि उन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया और उसके बेटे को वापस दिला दिया। गांव की हर शाम अब उत्सव जैसी होती थी, जहां लोग एक साथ बैठते थे और पुरानी लोक कथाओं को सुनते थे जो जीवन की सीख देती थीं। पार्वती की कहानी भी अब उन्हीं लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी थी जो आने वाली पीढ़ियों को ममता और धैर्य की मिसाल के रूप में सुनाई जाएगी। हालांकि गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पार्वती को रह रहकर अपने उन पुराने दिनों की याद आती थी जब वह शहर में अकेले संघर्ष कर रही थी और कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं था। वह चाहती थी कि वह उन लोगों की भी मदद करे जो शहर में उसकी तरह बेसहारा हैं। इसलिए उसने आर्यन से बात की कि वे अपनी फसल का कुछ हिस्सा शहर के अनाथालयों में दान करेंगे। आर्यन को अपनी मां का यह विचार बहुत पसंद आया और उसने तुरंत इसकी तैयारी शुरू कर दी, जिससे पार्वती के दिल को बहुत सुकून मिला कि उसका बेटा भी अब दूसरों का भला सोच रहा है। यह उदारता और सेवा भाव ही था जिसने पार्वती को गांव के अन्य लोगों से अलग और विशेष बना दिया था, जिससे लोग उससे प्रेरणा लेने लगे थे। काकी ने कहा कि जिस घर में ऐसी माँ और ऐसा बेटा हो, वह साक्षात ईश्वर का वास होता है और वह घर कभी दुखी नहीं हो सकता। सर्दियां अब शुरू हो गई थीं और गांव में अलाव जलने लगे थे, जहां रात के समय लोग इकट्ठा होकर आग तापते थे और अपनी पुरानी यादें ताना करते थे। पार्वती अक्सर उन अलावों के पास बैठकर गांव की औरतों को अपनी संघर्ष गाथा सुनाती थी, जिसे सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती थीं और वे उसकी हिम्मत की दाद देती थीं। उसने उन्हें सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, कभी भी अपने मूल्यों और अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली ताकत होते हैं। आर्यन भी पास ही बैठकर अपनी माँ को देखता रहता और सोचता कि उसने कितने साल बर्बाद कर दिए उसे नफरत करने में, जबकि वह तो प्यार का सागर थी। उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि वह अपनी माँ की हर अधूरी इच्छा को पूरा करेगा और उसे दुनिया की हर खुशी देगा। इस भाग में हमने देखा कि कैसे पार्वती और आर्यन के बीच की दूरियां कम हुईं और कैसे उन्होंने मिलकर बाहरी दुश्मनों और अपनी आंतरिक शंकाओं का डटकर मुकाबला किया। सोमेश की साजिशें नाकाम रहीं और गांव ने एक स्वर में पार्वती की सच्चाई को स्वीकार किया, जिससे कहानी में एक सकारात्मक मोड़ आया और बुराई की हार हुई। यह भाग ममता की उस शक्ति को दर्शाता है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। अब गांव की हवाओं में केवल प्यार, विश्वास और समृद्धि की गूंज थी, जिसने पुराने जख्मों को भर दिया था और एक नए अध्याय की नींव रखी थी। कहानी अब अपने उस पड़ाव पर पहुंच रही थी जहां शांति और संतोष का साम्राज्य था और भविष्य की राहें सुनहरी नजर आ रही थीं। गांव की फिजा अब पूरी तरह बदल चुकी थी और हर तरफ एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। लेकिन पार्वती जानती थी कि समाज में अभी भी कुछ ऐसी रूढ़ियां बाकी हैं जिन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण ने गांव के मंदिर के कलश को छुआ,
तब पार्वती ने गांव की महिलाओं को एक साथ इकट्ठा किया और उनसे अपने अधिकारों के बारे में बात की। उसने समझाया कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि उसे अपनी योग्यता और चरित्र से कमाना पड़ता है, जैसा कि उसने खुद करके दिखाया था। गांव के मुखिया ने पार्वती की इस पहल की सराहना की और उसे गांव की विकास समिति का मुख्य सदस्य नियुक्त कर दिया, जो एक महिला के लिए उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आर्यन ने भी अपनी मां का पूरा साथ दिया और उसने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि वे शिक्षा को अपना हथियार बनाएं ताकि कोई भी उन्हें फिर से गुमराह न कर सके। इन्हीं दिनों गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। जब सोमेश के घर का एक छोटा हिस्सा तेज बारिश और बिजली गिरने की वजह से ढह गया, सोमेश के बूढ़े पिता, जो अब अकेले रह गए थे और बहुत बीमार थे, उस मलबे के नीचे दब गए थे और गांव में किसी ने भी उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि सब सोमेश से नफरत करते थे। जब यह खबर पार्वती के कानों तक पहुंची तो वह एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाई और तुरंत आर्यन को साथ लेकर उस घर की ओर भागी ताकि उस बुजुर्ग की जान बचाई जा सके। गांव वाले हैरान थे कि जिस इंसान ने पार्वती के साथ इतना अन्याय किया, वह उसी के पिता की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। पार्वती ने मलबे को अपने हाथों से हटाया और आर्यन की मदद से उन बुजुर्ग को बाहर निकाला, जिससे उनकी जान बच गई और वे फूट फूट कर रोने लगे। इस घटना ने पूरे गांव का दिल जीत लिया और लोगों को एहसास हुआ कि पार्वती केवल एक पीड़ित महिला नहीं है, बल्कि वह क्षमा और करुणा की प्रतिमूर्ति है, जो बदले की भावना से ऊपर उठ चुकी है। सोमेश के पिता ने हाथ जोड़कर पार्वती से माफी मांगी और कहा कि काश उन्होंने समय रहते अपने बेटे को सही संस्कार दिए होते तो आज यह दिन न देखना पड़ता। पार्वती ने बहुत ही शांति से उन्हें पानी पिलाया और कहा कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने आज को सुधारकर कल को बेहतर बना सकते हैं। आर्यन को भी अपनी मां के इस महान व्यक्तित्व पर बहुत गर्व हुआ और उसने समझा कि असली जीत दुश्मन को हराने में नहीं, बल्कि उसका दिल जीतने में होती है। इस दिन के बाद गांव में जो थोड़ी बहुत नफरत बाकी थी, वह भी पूरी तरह खत्म हो गई और सब लोग एक परिवार की तरह रहने लगे। गांव की पाठशाला, जो बरसों से बंद पड़ी थी, पार्वती और आर्यन के प्रयासों से फिर से खुलने वाली थी और पूरे गांव ने इसमें अपना श्रमदान करने का फैसला किया। लोग अपने घरों से ईंटें, चूना और लकड़ी लेकर आए ताकि बच्चों के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था हो सके और उन्हें शिक्षा का उजाला मिल सके। पार्वती ने खुद वहां साफ सफाई की और दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की ताकि बच्चों का मन पटने में लगे और वे एक उज्ज्वल भविष्य का सपना देख सकें। काकी ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लेकर कहा कि आज इस गांव की मिट्टी धन्य हो गई है, क्योंकि यह नफरत की जगह ज्ञान का दिया जलने जा रहा है। उद्घाटन के दिन पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं और पहली बार ल के और ल कियां एक साथ बैठकर पढ़ते हुए दिखाई दिए, जो गांव के लिए एक बदलाव था। आर्यन अब गांव का एक उभरता हुआ नेता बन चुका था, जिसकी बातों को हर कोई सम्मान के साथ सुनता था और जो हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा रहता था। उसने गांव में एक सरकारी सहकारी केंद्र खुलवाया ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके और उन्हें शहर ऐसी देवी बनती कि बिचौलियों के हाथों लूटना न पड़े। इससे गांव की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ और लोग अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और आत्मनिर्भर महसूस करने लगे थे। पार्वती अक्सर शाम को गांव के चौपाल पर बैठती और महिलाओं को सिलाई कढ़ाई के नए तरीके सिखाती ताकि वे घर बैठे कुछ पैसे कमा सकें और अपने परिवार की मदद कर सकें। गांव की हर दहलीन पर अब पार्वती का नाम सम्मान के साथ लिया जाता था और उसे गांव की अन्नपूर्णा के रूप में देखा जाने लगा था, जिसने गांव की किस्मत बदल दी। तभी एक दिन खबर आई कि सोमेश शहर में एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है और उसे जेल भेज दिया गया है, क्योंकि उसने वहां भी कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की थी। सोमेश के पिता यह सुनकर बहुत दुखी हुए, लेकिन पार्वती ने उन्हें सहारा दिया और कहा कि कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, चाहे वह राजा हो या रंक। उसने आर्यन को शहर भेजा ताकि वह कानूनी रूप से यह देख सके कि क्या सोमेश के मन में अपनी गलतियों के लिए कोई पछतावा है या नहीं। आर्यन जब जेल में सोमेश से मिला
तो उसने देखा कि सोमेश पूरी तरह टूट चुका था और उसकी आंखों में वह पुराना अहंकार अब नहीं बचा था। सोमेश ने आर्यन के हाथ पकड़कर रोते हुए कहा कि मुझे अपनी माँ से माफी मांगने का एक मौका दे दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है जो अब मुझे खा रहा है। आर्यन ने वापस आकर यह बात पार्वती को बताई और पार्वती ने अपनी महानता दिखाते हुए सोमेश को एक पत्र लिखा जिसमें उसने उसे माफ करने की बात कही और उसे भविष्य में सुधरने की प्रेरणा दी। यह पत्र पाकर सोमेश की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस औरत की जिंदगी उसने बर्बाद की वह उसे इतनी आसानी से माफ कर देगी। इस माफी ने सोमेश के अंदर के इंसान को जगा दिया और उसने कसम खाई कि सजा काटने के बाद वह एक नया और नेक इंसान बनकर गांव वापस लौटेगा। गांव के लोगों को जब इस माफी के बारे में पता चला तो वे पार्वती की उदारता के कायल हो गए और उनके मन में पार्वती के प्रति श्रद्धा और भी ज्यादा भा गई। यह घटना एक मिसाल बन गई कि कैसे क्षमा का शस्त्र नफरत के सबसे बड़े घाव को भी ढा सकता है और इंसान को बदल सकता है। अब गांव में शांति और सौहार्द का ऐसा वातावरण था जिसकी कल्पना किसी ने सालों पहले नहीं की थी। जब यहाँ केवल सूखा और कलह का बोलबाला था, खेतों में लहलहाती फसलें और बच्चों के खिलखिलाते चेहरे इस बात का प्रमाण थे कि पार्वती की वापसी ने इस गांव को एक नया जीवन दान दिया था। आर्यन ने अपनी मेहनत से अपने पुराने घर को पूरी तरह से मरम्मत करवा है लिया था और अब वह गांव का सबसे सुंदर और खुशहाल घर बन चुका था। पार्वती को अब वह सब कुछ मिल गया था जिसकी उसने उन अंधेरी रातों में शहर के फुटपाथों पर बैठकर कामना की थी। उसका बेटा, उसका घर और उसका सम्मान। काकी अब अक्सर उनके घर ही रहती थीं और वे तीनों मिलकर शाम की चाय पीते हुए पुरानी यादों और नई योजनाओं के बारे में ढेर सारी बातें करते थे। गांव में अब शादियों और त्योहारों का मौसम शुरू हो गया था और पार्वती हर उत्सव की केंद्र बिंदु होती थी, जिसके बिना कोई भी रस्म पूरी नहीं मानी जाती थी। उसने गांव की शादियों में होने वाले फालतू खर्चों को रोकने के लिए सामूहिक विवाह का सुझाव दिया, जिसे सबने सहर्ष स्वीकार कर लिया ताकि गरीब परिवारों पर बोझ न पड़े। इस पहल से गांव में एकता और बही और लोगों ने समझा कि सामाजिक कुरीतियों को छोड़कर ही हम तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। पार्वती की इन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कोशिशों ने गांव को एक मॉडल गांव बना दिया था, जिसकी चर्चा अब आसपास के अन्य गांवों और शहरों में भी होने लगी थी। प्रशासन ने भी पार्वती के कार्यों की सराहना की और उसे जिले के स्तर पर सम्मानित करने का फैसला किया, जो पूरे गांव के लिए गौरव की बात थी। सम्मान समारोह के दिन पूरा गांव सज धज कर तैयार था और हर किसी की आंखों में एक चमक थी, क्योंकि उनकी अपनी पार्वती को इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा था। जब पार्वती मंच पर खड़ी हुई तो उसने अपनी सफलता का श्रेय अपनी ममता और उन कठिन परिस्थितियों को दिया जिन्होंने उसे लाड़ना सिखाया। उसने कहा कि एक माँ कभी नहीं हारती अगर उसका बेटा उसके साथ हो, और एक बेटा कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता अगर उसके पास उसकी माँ का आशीर्वाद हो। आर्यन ने गर्व से अपनी माँ की ओर देखा और पूरी भी ने खड़े होकर तालियों की गंजाहट के साथ पार्वती का अभिनंदन किया, जो सदियों तक गांव की यादों में गूंजती रहेगी। वह शाम बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक थी, जिसने हर किसी के दिल को छू लिया और गांव की नई पीढ़ी को एक नया नायक दे दिया। रात को जब वे घर वापस आए तो पार्वती ने उस पुराने पत्र को निकाला जो उसने सालों पहले आर्यन के लिए छोड़ा था और उसे आग के हवाले कर दिया। उसने कहा कि अब अतीत की उन कांजवी यादों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा वर्तमान और भविष्य बहुत ही सुंदर और स्पष्ट है। आर्यन ने अपनी माँ के पैर छुए और वादा किया कि वह हमेशा इसी तरह सच्चाई के रास्ते पर चलेगा और अपनी माँ के मान सम्मान की रक्षा करेगा। घर के आंगन में चांदनी बिखरी हुई थी और एक सुकून भरी शांति छाई हुई थी, जैसे प्रकृति भी इस मिलन और जीत का जश्न मना रही हो। काकी ने सबको गर्म दूध पिलाया और कहानी सुनाते हुए कहा कि अंततः सच्चाई की ही जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी लंबा और कठिन क्यों न हो। गांव के मंदिर में बजने वाले घंटों की आवाज़ और पार्वती की लोरी अब फिर से गांव की हवाओं में घुल गई थी।
जो लोगों को एक अच्छी और गहरी नींद के लिए प्रेरित करती थी। अब किसी के मन में कोई शंका नहीं थी और न ही किसी के प्रति कोई द्वेष। बस एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना बची थी। पार्वती की कहानी अब बिछोह की नहीं, बल्कि संघर्ष, जीत और महानता की कहानी बन चुकी थी, जो आने वाले कई सालों तक सुनाई जाएगी। हर रात जब गांव की बत्तियां बुझती थीं, तो लोगों को इस बात का संतोष होता था कि उनके बीच एक ऐसी देवी स्वरूपा महिला है जो सबका भला सोचती है। कहानी का यह भाग अब एक ऐसे समापन की ओर बढ़ रहा था जहां सब कुछ संतुलित और सुखद था और जीवन अपनी पूरी लय में वापस आ गया था। इस भाग में हमने देखा कि कैसे पार्वती ने न केवल अपना हक पाया, बल्कि पूरे गांव की सोच और दिशा को बदलकर रख दिया। उसने नफरत करने वालों को भी प्यार से जीत लिया और गांव को एक नई सामाजिक और आर्थिक पहचान दिलाई, जो आज के समय में बहुत दुर्लभ है। आर्यन का व्यक्तित्व भी अपनी मां की छत्रछाया में पूरी तरह निखर गया और वह एक जिम्मेदार और न्यायप्रिय नागरिक के रूप में उभरा। गांव के लोगों ने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा और एक बेहतर समाज बनाने का संकल्प लिया, जिसमें पार्वती की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। अब कहानी का अंतिम अध्याय केवल उस सुकून और शांति को दर्शाने वाला था जो एक लंबे संघर्ष के बाद हर इंसान को मिलनी चाहिए और जो पार्वती के जीवन का असली पुरस्कार था। समय बीतता गया और गांव की हर सुबह अब खुशियों की एक नई किरण लेकर आती थी। जहां पहले केवल दुख और दरिद्रता का साया था, वहां अब समृद्धि और शांति का बसेरा हो गया था। पार्वती अब गांव की सबसे सम्मानित बुजुर्ग महिला बन चुकी थी, जिसे लोग केवल एक नाम से नहीं, बल्कि गांव की मां के नाम से पुकारते थे और उसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते थे। आर्यन की शादी गांव की ही एक सुशील और पढ़ी लिखी लड़की से हुई, जिसने पार्वती के घर को फिर से रौनक से भर दिया और अब घर में नन्हे बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी थीं। पार्वती अपने पोते पोतियों को वही कहानियां सुनाती थी जो उसने कभी आर्यन को सुनाई थी, लेकिन अब उन कहानियों में दर्द की जगह केवल शिक्षा और प्रेम का संदेश होता था। गांव का वह पुराना मिट्टी का घर अब एक सुंदर पक्के मकान में बदल चुका था, लेकिन पार्वती ने अपने पुराने चूल्हे और आंगन के उस कोने को वैसा ही रखा था जहां उसने कभी आंसू बहाए थे, ताकि वह अपनी जड़ों को न भूले। गांव के लोग अब किसी भी बड़े काम की शुरुआत करने से पहले पार्वती का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जिस काम में उसकी रजा हो, वह कभी असफल नहीं हो सकता। सोमेश अपनी सजा पूरी करके वापस गांव लौटा, लेकिन वह अब पहले जैसा अभिमानी व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक शांत और पश्चाताप से भरा हुआ इंसान था, जिसने अपना बाकी जीवन सेवा में बिताने का निर्णय लिया। उसने पार्वती के चरणों में गिरकर फिर से माफी मांगी और पार्वती ने उसे अपने बड़े बेटे की तरह गले लगा लिया, जिससे पूरे गांव में भाईचारे की एक नई मिसाल कायम हुई। आर्यन और सोमेश अब मिलकर गांव की बेहतरी के लिए काम करते थे और उन्होंने मिलकर एक बहा अस्पताल बनवाया ताकि किसी भी गरीब को इलाज के लिए शहर न भागना पाजे। काकी अब काफी वृद्ध हो गई थी, लेकिन उनकी आंखों की चमक आज भी वैसी ही थी जैसे उस दिन थी जब उन्होंने पहली बार पार्वती को वापस देखा था। एक शांत और सुनहरी शाम को पार्वती अपने घर के बरामदे में बैठी ढलते हुए सूरज को देख रही थी, जो पहाड़ियों के पीछे धीरे धीरे छिप रहा था और आसमान में लालिमा बिखेर रहा था। आर्यन उसके पास आकर बैठ गया और बहुत ही प्यार से उसका हाथ थामते हुए बोला कि माँ, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया, उसका कर्ज हम 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकते। पार्वती मुस्कुराई और उसने आर्यन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, एक माँ कभी अपने बच्चों पर एहसान नहीं करती। उसकी ममता ही उसकी सबसे बड़ी खुशी और उसका सबसे बड़ी इनाम होती है। उसने उसे समझाया कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आए, अगर तुम सत्य और धैर्य का मार्ग नहीं छोगे, तो ईश्वर हमेशा तुम्हारा साथ देगा। गांव में अब रात का सन्नाटा धीरे धीरे पसर रहा था और ठंडी हवाएं पेहों की पत्तियों से टकराकर एक मधुर संगीत पैदा कर रही थीं, जो मन को बहुत सुकून देता था।
घर की रसोई से गरम खाने की खुशबू आ रही थी, जहां आर्यन की पत्नी बड़े प्यार से सबके लिए भोजन तैयार कर रही थी और बच्चे बाहर आंगन में लुका छिपी खेल रहे थे। पार्वती ने देखा कि उसका पूरा परिवार अब एक सूत्र में बंधा हुआ है और उनके चेहरों पर जो भी सत्तीस हरमा सफूल है, संतोष है, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसे उसने अपनी तपस्या से पाया है। वह याद करने लगी उन दिनों को जब वह सड़कों पर अकेली भटकती थी, लेकिन आज उसके पास सिर ढकने के लिए छत ही नहीं बल्कि हारों लोगों का प्यार और दुआएं भी थीं। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे इतनी शक्ति दी कि वह अपनी और अपने बेटे की गरिमा को वापस पा सकी और बुराई को जड़ से मिटा सकी। गांव के मंदिर की घंटी बजने लगी, जो इस बात का संकेत थी कि अब दिन भर की थकान के बाद आराम करने और ईश्वर का ध्यान लगाने का समय आ गया है। सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करने लगे और हंसी मजाक का दौर चला, जहां पुरानी यादों को ताज़ा किया गया और आने वाले समय के लिए सुनहरे सपने बुने गए। पार्वती ने अपने हाथों से अपने पोते को निवाला खिलाया और उसकी मासूम आंखों में अपना बचपन देखा, जिससे उसके दिल को एक अनूठी तृप्ति महसूस हुई। उसने आर्यन से कहा कि अब मेरा समय पूरा हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस गांव की परंपराओं और मानवीय मूल्यों को हमेशा जीवित रखो, ताकि कोई भी माँ फिर कभी बेसहारा न हो। आर्यन की आंखों में आंसू आदि देखी गए, लेकिन उसने अपनी माँ को वचन दिया कि वह उनके बताए हुए रास्ते से कभी नहीं भटकेगा और हमेशा गरीबों की सेवा करेगा। भोजन के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए और पार्वती अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर चांद को निहारने लगी, जो आज बहुत ही शीतल और उज्ज्वल लग रहा। गांव की रात अब बहुत ही गहरी और शांत हो चुकी थी, जहां केवल झींगुरों की आवाज़ और दूर कहीं बहती नदी का कल-कल संगीत सुनाई दे रहा था, जो किसी लोरी से कम नहीं था। पार्वती को महसूस हुआ कि उसकी रूह अब पूरी तरह से शांत है और उसके मन का हर कोना प्यार और क्षमा से भरा हुआ है, जो एक सुखी जीवन की अंतिम अवस्था होती है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उन सभी लोगों को याद किया जिन्होंने उसके जीवन में भूमिका निभाई थी, चाहे वे अच्छे थे या बुरे, क्योंकि हर किसी ने उसे कुछ न कुछ सिखाया था। उसे लगा जैसे उसकी माँ उसे अपनी गोद में सुलाने के लिए बुला रही है और वह धीरे धीरे नींद की उन गहराइयों में उतरने लगी जहाँ केवल सुख और चैन का वास होता है। उसका चेहरा एक दिव्य शांति से चमक रहा था और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो केवल उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया हो। आर्यन आधी रात को उठा और अपनी माँ के कमरे में यह देखने गया कि वह ठीक से सो रही है या नहीं, और उसने देखा कि उसकी माँ गहरी नींद में है। उसने बहुत धीरे से उनके ऊपर कंबल ओढ़ाया और उनके पैरों को छूकर प्रणाम किया, यह जानते हुए कि उसकी माँ की छाया ही उसके जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। गांव का हर घर अब सो चुका था और सब लोग मीठे सपनों की दुनिया में खोए हुए थे, जहां कोई भेदभाव नहीं था और न ही कोई गरीबी, बस केवल भाईचारा था। पार्वती की यह कहानी अब गांव की हवाओं में हमेशा के लिए अमर हो गई थी, जिसे हर माँ अपने बच्चे को सोते समय सुनाएगी ताकि वे भी नेक बन सकें। अंधेरा अब धीरे धीरे कम हो रहा था और दूर क्षितिज पर सुबह की हल्की सी सफेदी दिखने लगी थी, जो एक नए दिन और एक नई उम्मीद का प्रतीक थी। सूरज की पहली किरण जब पार्वती के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि पूरी प्रकृति जैसे उसे नमन कर रही है और पक्षी चहचहाकर उसका स्वागत कर रहे हैं। पार्वती उठी और उसने अपने घर की दहलीज पर दिया जलाया, जो इस बात का प्रतीक था कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटा सा दिया उसे मिटाने के लिए काफी है। गांव के लोग अपने कामों पर निकलने लगे थे और हर कोई पार्वती के घर के सामने से गुजरते समय अपना सिर झुकाकर सम्मान प्रकट कर रहा था। यह एक ऐसी जीत थी जिसमें किसी का खून नहीं बहा था, बल्कि केवल आंसुओं से नफरत के दाग धोए गए थे और प्यार के फूलों से नया संसार रचा गया था। अब गांव में न तो कोई पराया था और न ही कोई दुश्मन, बस एक भा परिवार था जिसकी मुखिया और रक्षक स्वयं पार्वती थी। पार्वती ने महसूस किया कि उसका वह अधूरा सपना अब पूरी तरह से सच हो चुका है और उसकी ममता को वह स्थान मिल गया है जिसकी वह हकदार थी। उसने आर्यन को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा,
याद रखना कि दुनिया में सबसे बड़ा धन शांति और दूसरों का आशीर्वाद है। इसे कभी खोने मत देना। आर्यन ने अपनी माँ के शब्दों को अपने हृदय में बसा लिया और उसने कसम खाई कि वह अपनी माँ के नाम को हमेशा रोशन रखेगा और गांव को उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अब फिर से सभाएं जुटने लगी थीं। लेकिन अब वहां न्याय की गूंज होती थी और हर किसी की बात सुनी जाती थी। पार्वती की संघर्ष गाथा अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बन चुकी थी, जिसने हारों लोगों की सोच को बदल कर रख दिया था। जैसे जैसे दिन चढ़ा, गांव में चहल पहल और बागई और खेतों में काम करने वाले किसान खुशी खुशी अपने गीतों के साथ दिन की शुरुआत करने लगे। पार्वती अपने आंगन में बैठी तुलसी के पौधे को जल दे रही थी और उसे लगा कि आज की हवा में एक अलग ही ताजगी और मिठास है जो ने गांव की शान की तन पहले कभी नहीं थी। उसने अपने पोते को अपनी गोद में लिया और उसे वह पुरानी लोरी सुनाई जो उसने कभी आर्यन के लिए गाई थी। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में कोई कंपन नहीं था। पूरी प्रकृति जैसे इस पल को थाम लेना चाहती थी और हर कोई उस सुखद माहौल का आनंद ले रहा था जो एक लंबी और काली रात के बाद आया था। कहानी अब अपने उस मुकाम पर थी जहां केवल शांति शांति जो कर बात ही एक आभा, प्रेम और अटूट विश्वास का साम्राज्य था। और बिछोह का वह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अंत में पार्वती ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें मूंद ली। उसके मन में केवल एक ही विचार था कि उसने अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया है। उसके जीवन का चक्र अब पूर्ण हो चुका था और उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो एक साधारण इंसान के लिए असंभव सा लगता था। गांव की वह मिट्टी जिसे उसने कभी आंसुओं से सींचा था, अब फूलों की खुशबू से महक रही थी और हर घर में पार्वती की ममता की गूंज सुनाई दे रही थी। अब जब भी कोई इस गांव से गुजरता तो उसे एक ऐसी शांति का एहसास होता जो केवल उन्हीं जगहों पर मिलती है जहां सच्चाई का वास होता है। और इस तरह एक माँ का बलिदान और उसके बेटे का प्यार भारतीय लोक कथाओं के पन्नों में हमेशा के लिए स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया, जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। अब आप भी शांति से सो जाइए, क्योंकि बुराई का अंत हो चुका है और ममता की जीत हुई है। शुभ रात्रि।